हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग शुरू किए हैं लूसेंट का जनरल नॉलेज से। इसमें इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 28 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का, जो दोबारा जो होने वाला है वो एग्ज़ाम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ तक पढ़ाई किए थे। इसमें हम लोगों ने सारे स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में भी इसमें थोड़ी सी हमने झलक देखी थी। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। भारत निर्माण योजना एक महत्वाकांक्षी योजना रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से ही। तो इसमें आगे में हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वो देखते हुए हम लोग बहुत ही फास्ट इस वीडियो को लेकर चलेंगे, ताकि आपका मैक्सिमम कवर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ का मैक्सिमम कवर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम लोग सॉल्व कर सकें। तो भारत निर्माण योजना, द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड द न्यू कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम नेम्ड भारत निर्माण योजना इन 2005। ये 2005 में लॉन्च किया गया था। तो ये पहला सवाल यही आता है कि ये भारत निर्माण योजना कब लॉन्च हुआ था। तो यूपीए गवर्नमेंट में हुआ था, यूपीए 1 में। दिस स्कीम एम्स एट डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका पर्पस था, भारत निर्माण योजना का पर्पस था कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का। तो इसका जो थ्रस्ट था सबसे ज़्यादा उस पर वो ये था कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। उसके बाद जो मेजर 6 सेक्टर्स थे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, वो कौन कौन से थे। तो इसमें था सिंचाई, इरिगेशन यानी रोड, उसके बाद सड़क, हाउसिंग, मकान, उसके बाद वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल कम्युनिकेशन। तो ये 6 ऐसे सेक्टर्स थे। तो 6 सेक्टर्स का नाम कभी कभी पूछ देता है, पूरा 6 का 6 नहीं पूछेगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो भारत निर्माण योजना का कंपोनेंट रहा है या है। तो ये ध्यान में रखना है। द भारत निर्माण योजना, द फ्लैगशिप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, स्टिल रिमेन्स वर्क इन प्रोग्रेस। 2014-15 में कहा गया था कि ये प्रोग्रेस में है। तो ये मोटा मोटी आपका ब्रीफिंग हो गया भारत निर्माण योजना का। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अभी तक की सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ी रोजगार देने वाली जो योजना थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या स्कीम जो बोलिए। द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 7 सितंबर 2005। ये 7 सितंबर 2005 को पास हुआ था पार्लियामेंट में। याद रखिएगा, कभी कभी बीपीएससी सवाल पूछता है तो पूछेगा कि बिल कब पास हुआ था पार्लियामेंट में। तो ये 7 सितंबर 2005 को पास हुआ था। एंड इट सेक्यूर्ड द प्रेसिडेंशियल एक्सेंट लेटर ऑन इन 2005 इट सेल्फ एंड बिकम एक्ट इन नरेगा का एक्ट बन गया। मतलब कि बाद में प्रेसिडेंशियल एसेंट मतलब स्वीकृति मिला प्रेसिडेंट का। तो बिल पे जब प्रेसिडेंट की साइन हो जाती है तो वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक्ट बन जाता है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर एटलीस्ट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 1 एबल बॉडीज पर्सन इन एवरी रूरल हाउस होल्ड एवरीवेयर। ये एक्ट में बताया गया था कि हर हाउस होल्ड जो कि एबल है, जो सक्षम है काम करने के लिए, तो उसको 1 साल में एक आदमी को कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ये गारंटीड मिलेगा। ये इस स्कीम में था। आगे इसमें क्या था, द एक्ट नरेगा केम इनटू फोर्स 2 फरवरी 2006 को फोर्स में आया था। तो 7 सितंबर 2005 को बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में। उसके बाद 2005 में ही प्रेसिडेंट ने अपना स्वीकृति प्रदान किया था। जो बिल हो गया था एक्ट में कन्वर्ट हो गया था, और जो ये लागू हुआ, फोर्स में आया, इन्फोर्स किया गया ये बिल, मतलब नहीं, बिल नहीं अब रहा, ये लॉ हो गया। और ये 2 फरवरी 2006 को आया। इनिशियली 200 डिस्ट्रिक्ट को पायलट बेसिस पे लिया गया था। इनिशियली 200 डिस्ट्रिक्ट हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द स्कीम। इंडिया के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स में से 200 डिस्ट्रिक्ट्स को, जिलों को सिलेक्ट किया गया इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि देखा जाए कि इसका आउटकम क्या आता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अक्टूबर 2, 2009 रीनेम्ड द नरेगा एज द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट से ये कन्वर्ट हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2009 में हुआ, 2 अक्टूबर 2009 को। उसका सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बियर 75% एंड 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वेजेज एंड स्किल एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। इसमें 75:25% का रेशियो का कम्बिनेशन इसमें रहता था। डेली वेज इंक्रीज फ्रॉम 182 से 202 तक पहुंचा। अभी तो भाई 300 प्लस है वेजेज का रेट इसमें। ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, कभी 3 लाइनर में इसमें 2-3 पॉइंट डाल देगा, तो वो एक पूरा पता होना चाहिए। कभी कभी लिखने के लिए भी मेंस में आ जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें देख के जाना है।
इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग वर्क डिमांड अंडर मनरेगा सिंस अप्रैल 2020 मोर देन 105 करोड़ पर्सन्स डे ऑफ वर्क हैव बीन क्रिएटेड 2021 सो फार। उसके बाद रेलवे हैज आइडेंटिफाइड नंबर्स ऑफ रेलवे वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू। रेलवे ने भी बहुत काम नरेगा को दिया है। एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, द गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल हैज पास्ड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। द मेन फीचर्स, ये देख के जाना है, कभी कभी 3 लाइनर में पूछता है, जैसे मैं पहले बताया था। द एवरी हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया विल हैव अ राइट टू एट लीस्ट 100 days ऑफ ग्रांटेड एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर फॉर एट लीस्ट 1 एडल्ट मेंबर। एक परिवार में 100 दिन के लिए कम से कम एम्प्लॉयमेंट का गारंटी मिलेगा, ठीक है, एक साल में। द एम्प्लॉयमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैजुअल मैनुअल लेबर। ये ध्यान देने वाली बात है, कैजुअल मैनुअल लेबर के रूप में होगा। एट द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज एंड द वेजेज शैल बी पेड विद इन 7 days ऑफ वीक ड्यूरिंग द वर्क वॉच डन। जिस वीक में दिया गया तो उसके 7 दिन के अंदर उसको पेमेंट मिल जाएगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? वर्क शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 15 days ऑफ डिमांडिंग इट एंड द वर्क शुड बी लोकेटेड विद इन द 5 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डिमांड के 15 दिन के अंदर उसको काम मिलना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि वो 5 किलोमीटर के अंदर के एरिया में काम उसको मिलेगा। इफ वर्क इज नॉट प्रोवाइडेड टू एनी बॉडी विद इन द गिवन टाइम ही और सी विल बी पेड ए डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विच विल बी एट लीस्ट 1/3 ऑफ मिनिमम वेज। अगर काम नहीं दे पाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा, जो कि मिनिमम वेज का 1/3 होगा, कम से कम ये पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो 3 लाइनर जब क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह का सवाल बन सकता है, ध्यान रखेंगे। द वर्कर्स employed on public work will be entitled to medical treatment and hospitalization in case of injury at work। entitlement to medical treatment and hospitalization, अगर इंजरी होता है, कोई घायल हो जाता है काम करने के दौरान, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट का भी प्रोविजन है और हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटलाइज होने का प्रोविजन है। along with a daily allowance of not less than half of the statutory minimum wage। उसके साथ उसको कम से कम आधा वेतन पर डे का वेज मिलेगा, आधा मजदूरी मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी ऑफ अ वर्कर एन एक्सग्रेसिया पेमेंट शैल बी मेड टू हिज लीगल ईयर एज पर प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट के हिसाब से होगा। उसके बाद आइए 5% ऑफ वेजेज मे बी डिडक्टेड एज कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर स्कीम लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सर्वाइवर बेनिफिट, मेटर्निटी बेनिफिट एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये 5% डिडक्शन किया जा सकता है। फॉर नॉन कंप्लायंस विथ रूल स्ट्रिक्ट पेनल्टी हैव बीन लेट डाउन। पेनल्टी का भी प्रोविजन है अगर आप नियम नहीं मानते हैं तो। इसलिए इसमें कोई भी मनरेगा में जो भी वर्कर होते हैं उसका फुल पेमेंट और पूरा जो भी प्रोविज़न है उसको फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो ठेकेदार को हो जाता है मुश्किल। चलिए इसके आगे, फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोग्राम विल बी मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक scrutiny। The district collector chief executive officer will be the responsible for the program at the district level। ग्राम सभा will monitor the work of ग्राम पंचायत by way of social audit। तो सोशल ऑडिट का भी प्रोविज़न इसमें है। तो सवाल पूछेगा कि सोशल ऑडिट का प्रोविज़न निम्न में से किस काम में है, तो उसमें ऑप्शन मनरेगा भी एक सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, कुछ इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जिसके बारे में पूछा जा सकता है, तो उसको हम लोग जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एम है अटल इनोवेशन मिशन। ये क्या है ये देख लेते हैं। एम इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, पहली बार सेटअप बाय नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया टू प्रोमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाया गया। क्या नया स्कीम का नाम है? अटल इनोवेशन मिशन। एम इज ऑल्सो इनविजेज्ड as an umbrella innovation organization that would play an instrumental role in alignment of innovation policies between central, state and sectoral innovation schemes at various levels to establish an ecosystem of innovation and entrepreneurship। तो ये हो गया। अब इसमें और क्या है? द प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना PMRY वाज स्टार्टेड इन अक्टूबर 2 अक्टूबर 1993 को स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
1993 में स्टार्ट हुआ था फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ एंड इनिशियली वाज इन ऑपरेशन इन अर्बन एरिया। शुरुआत में ये सिर्फ अर्बन एरियाज में था। फ्रॉम 1 अप्रैल 1994 ऑनवर्ड द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री। 1 अप्रैल 1994 से ये हो गया पूरे देश में लागू। उसके पहले ये सिर्फ अर्बन सेंटर में था। its objective was to give employment to 10 lakh educated unemployed urban youth by establishing 7 lakh micro enterprises during 8th 5-year plan। तो उस समय कौन सा 5-year प्लान चला था, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कौन सा स्कीम 8th 5-year प्लान में चल रहा था, पहला सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। दूसरा सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो आया था वो कौन से 5-year प्लान में आया था, तो 8th 5-year प्लान में आया था। ठीक है, ड्यूरिंग 1993-94 दिस योजना वाज इम्प्लीमेंटेड इन अर्बन एरियाज ओनली बट सिंस अप्रैल 1, 1994 इट वाज एक्सटेंडेड टू होल कंट्री। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है पूरे देश में कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ था। उसके बाद SAG से कंसिडर टू बी एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर प्रधानमंत्री रोजगार योजना इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 2003 में ये नोटिफाई हुआ था। टर्म मॉडिफाइड इन 30 जुलाई 2004 ये हो गया था, 2003 में ही इफेक्टिव हो गया था। प्रोवाइडेड ऑल मेंबर्स इंडिविजुअली, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, अच्छा है यहाँ पे, ऑल मेंबर्स इंडिविजुअली सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड डाउन एंड टोटल मेंबरशिप डज नॉट एक्सीड 20। देयर इज ऑल्सो सीलिंग ऑफ लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट का भी सीलिंग था बट इसको एलिजिबल कर दिया गया था, किसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसके लिए एलिजिबल कर दिया गया था। न्यू स्कीम्स एंड प्लान्स फॉर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये पहल तो कुछ ऐसा स्कीम है ना जिसके बारे में वो जीके भी है और करंट अफेयर नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से जीके है, तो वो सवाल याद रहना चाहिए। बेसिक अगर नहीं पूछ देगा तो नहीं क्वेश्चन बनेगा, तो याद रहना चाहिए। इसलिए हम लोग फटाफट स्कीम का प्रोफाइल देखते चलेंगे ताकि हम लोग को कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। पहल DBTL की स्कीम है, 1 जून 2013 में लॉन्च हुआ और 291 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया। पहल के अंदर ये DBTL का स्कीम है। मोर देन 60% ऑफ LPG कंज्यूमर इन द कंट्री हैव ज्वाइंड द एम्बिशियस पहल स्कीम फॉर रिसीविंग कैश सब्सिडी सो डैट दे कैन बाय कुकिंग गैस LPG एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये पहल जो स्कीम था ना ये LPG गैस के लिए था। ठीक है, उसके बाद DBTL ये ध्यान रखें कब लॉन्च हुआ था, 1 जून 2013 को। 1 जून 2013 को ये लॉन्च हुआ था, डेट याद रखेंगे, LPG से था मतलब इसका। DBTL मॉडिफाइड स्कीम फॉर LPG पहल वाज री लॉन्च्ड ऑन 15 नवंबर 2014 इन 54 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑन जनवरी 1, 2015। द स्कीम एम्स टू ट्रांसफर सब्सिडी ऑन LPG डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ ओवर 15 करोड़ LPG कंज्यूमर्स। तो ये जो 14 में हुआ उसके बाद डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जाने लगा। उसके बाद स्कीम आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व्हिच सीक्स टू एड्रेस जेंडर इम्बैलेंस। हरियाणा में बहुत ज़्यादा जेंडर इम्बैलेंस था जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुका है इसी स्कीम के तहत। तो पूरे देश में इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन था, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए। अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड वर लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 22 जनवरी 2015 एट पानीपत इन हरियाणा। चूँकि हरियाणा का ही स्थिति सबसे खराब था, 850 के आसपास सेक्स रेशियो, हरियाणा का सेक्स रेशियो तो आप लोग को पता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 मतलब बॉयज़ के ऊपर होता है। तो ये हरियाणा में 850 लड़कियों पे 1000 लड़कों का संख्या था, जो वॉच था 850 के आसपास, 856 के आसपास था। महेंद्रगढ़ एंड झांझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आर बैडली अफेक्टेड विद द इम्बैलेंस सेक्स रेशियो वेयर देयर वाज जस्ट अबाउट 775 गर्ल्स फॉर 1000 बॉय, द लोवेस्ट इन इंडिया। देखिए ये एवरेज हम हरियाणा का बता रहे थे, लेकिन ये स्पेसिफिक हुआ तो देखिए 850 लड़कियों पे 1000 लड़कों का संख्या था, तो मोस्ट अफेक्टेड था ये हरियाणा। चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड ए स्कीम फॉर गर्ल्स चाइल्ड, आपकी बेटी हमारी बेटी, विथ एन एम टू कॉम्बेट द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो
तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा, पर्पस तो आप लोगों को पता है, याद रखिएगा, ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद कहा जाता है सुकन्या समृद्धि स्कीम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1% पर एनम 14-15 के हिसाब से ये था। इसमें क्या है कि बच्चियों का, जो लड़कियां हैं तो लड़कियों के नाम से अकाउंट खुलता है, जिसमें मिनिमम 100 रुपया, साल में 1000 रुपया कम से कम जमा होना चाहिए। अकाउंट 100 रुपया से भी खुल जाता है, लेकिन साल में 1000 रुपया कम से कम जमा होना चाहिए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया साल में जमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपया कर सकते हैं। डिपॉजिट कैन बी मेड इन लमसम अमाउंट, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डिपॉजिट आइदर इन मंथ और इन अ फाइनेंशियल ईयर, लेकिन साल में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अकाउंट कैन बी ओपन अप टू द एज ऑफ 10 ईयर्स ओनली, जब से बेटी जन्म लेती है तब से लेकर 10 साल के एज तक के लिए अकाउंट खोला जा सकता है। बहुत ही अच्छा स्कीम है, किसकी भी बेटी हो, मैं वैसे भी बोल रहा हूँ, स्कीम नहीं पढ़ाने की वजह, मतलब पढ़ा रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वैसे भी ये बहुत बढ़िया स्कीम है बच्चों के लिए। अगर लड़कियां हैं और पैदा हुई तो उसके साथ ही खोल दीजिए, 200, 500, 1000, 2000 जो भी आपकी क्षमता है उसके नाम से अकाउंट खोल दीजिए। 18 साल जब तक वो बड़ी होगी, 10th, 12th, 11th, 12th या ग्रेजुएशन में जाएगी, जब जहाँ पे पढ़ाई में ज़्यादा खर्च आता है उस समय पैसा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा, पढ़ाई का बर्डन आप पे नहीं रहेगा। इफ द मिनिमम 1000 रुपये नॉट डिपोजिट इन द फाइनेंशियल, द अकाउंट विल बिकम डिसकंटिन्यू एंड कैन रिवाइव ओनली विद द पेनल्टी ऑफ 50 रुपये पर ईयर विद द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिट इन अ ईयर। अगर आप 1000 रुपया से कम डालते हैं तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और उसको एक्टिवेट करने के लिए 50 रुपया पर ईयर, मान लीजिए कि आपने 2 साल इनएक्टिव रखा तो 100 रुपया वो आप प्लस 2 साल का 2000 रुपया कम से कम मिनिमम और पहले साल का जो शॉर्टफॉल था सो जमा करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तो अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। पार्शियल विड्रॉल मैक्सिमम ऑटो 50% ऑफ बैलेंस स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कैन बी टेकन आफ्टर अकाउंट होल्डर्स अटेनिंग द एज ऑफ 18। तो 18 साल के होने पर 50% तक की राशि विड्रॉ की जा सकती है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जितना राशि होगा, यानी कि 31 मार्च, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 31 मार्च 2022 को जितना पैसा होगा उसका उसमें जमा होगा उसका 50% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं 18 साल के बाद। अकाउंट कैन बी क्लोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 21 साल। 21 साल का जब एज हो जाएगा बच्ची का तब अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कीम भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्कीम है। ये अगर किसी को खुलवाना हो तो पक्का खुलवाएंगे, वैसे भी मैं बोल रहा हूँ। और नॉलेज तो होना ही चाहिए कि सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में मिनिमम कितना जमा कर सकते हैं, पूछता है। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री क्या है, मिनिमम एज ऑफ एंट्री क्या है, ये सारा कुछ पूछता है। ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है, दूसरे भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सिपाही का हो, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे वो किसी भी तरह का टीचर का हो, किसी भी तरह का जहाँ पे जीके पूछा जाता है ये सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए, चूंकि इकोनॉमिक्स ऐसा टॉपिक होता है जिस पे आदमी ध्यान नहीं देता है, मेरा पर्पस ये कि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ के जाओ तो आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली सवाल क्या है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स का सवाल है और आपको पता ही नहीं चला कि वो इकोनॉमिक्स का सवाल है, आपका सेट से ऊपर से पार कर गया। तो मेरा पर्पस ये है कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाना चाहिए ताकि आपका जब सवाल से पाला पड़े तो आप उसको प्रॉपर सॉल्व कर पाए। चलिए, जनधन योजना, एम स्कीम टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। पता है जनधन योजना जब लॉन्च हुआ था तो इसमें पर्पस ये था जितने लोग भी खाता धारक नहीं है उसका खाता खुलवा दिया जाए, भाई बैंक से जोड़ दिया जाए, ताकि कोई भी आदमी जो है जो सरकारी फायदा उठाना है उसको मिले। तो मेरा खाता मेरा विधाता करके, मेरा खाता भाग्य विधाता करके स्लोगन उस समय लॉन्च हुआ था। एवरी इंडिविजुअल हु ओपन द बैंक अकाउंट विल बिकम एलिजिबल टू रिसीव एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अब अप टू 1 लाख। HDFC एर्गो इंश्योरेंस विल प्रोवाइड द एक्सीडेंट कवर। तो जनधन खाता में बाय डिफॉल्ट 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है। LIC विल प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑफ 30,000 अंडर द स्कीम। इसी में 30,000 एक्सीडेंटल लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेगी। कौन सी? तो LIC। 5,000 ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आधार लिंक पर। रुपए डेबिट कार्ड इसमें मिलेगा। मिनिमम मंथली जो रिम्यूनरेशन है वो 5,000 रुपये बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस के लिए दिया जाएगा। तो ये जनधन खाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट योजना, यूनियन कैबिनेट 21 मार्च 2015 को ये क्लियर किया था स्कीम। प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू 1.4 मिलियन यूथ विथ एन
ओवरऑल आउटले अब 1120 करोड़। 1120 करोड़ के आउटले में कितना 14 मतलब 1,40,00,000 नहीं, 1,40,00,000 नहीं, 14 लाख यूथ को ट्रेनिंग देना था, जिसमें खर्चा आने वाला था 1120 करोड़। तो ये एक प्रधानमंत्री का स्कीम था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसके बाद सेलिएंट फीचर्स इसका आ जाइए, तो इसका डिटेल हम करेंगे नहीं, बस ध्यान में रखिए कौशल विकास योजना। उसके बाद संसद आदर्श ग्राम योजना, ये आप लोग जानते ही हैं, ये सब पूछता नहीं, आयुष है। उसके बाद इसमें बहुत सारा है, PMJ हुई, रूरल अर्बन मिशन, ये देख लीजिए जरूर। गवर्नमेंट लॉन्च द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन ऑन अगस्त 8, 2014 टू डिलीवर इंटीग्रेटेड रूरल बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरिया। द रूरबन मिशन एम्स एट प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज इन रूरल एरिया एंड चेक माइग्रेशन फ्रॉम देयर टू सिटी। मतलब कि गांवों से शहर में जो माइग्रेशन होता है उसको रोकने के लिए रूरबन एरिया, मतलब कि रूरल एरिया में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में, अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्रों का जो सुविधाएं हैं वो देने की बात कही गई थी। तो किसी वीडियो में मैंने पूरा का जिक्र किया था, PURA प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, जो कि ब्रेन चाइल्ड था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनका कहना था कि शहरों की जो सुख सुविधाएं हैं गांवों तक पहुंचाई जाए ताकि माइग्रेशन रुके, ठीक है। तो ये जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन जो है उसका मॉडिफाइड नहीं, अपडेटेड वर्जन बोल सकते हैं उसको, ये उसी तरह का है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आया, उसके बाद दूसरे भी स्कीम्स आए, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBMG करके आया था, वो आप लोग को ध्यान में होगा। उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पहले से ही चला आ रहा है। ये सब चीज़ें हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, चूँकि हम लोग को टाइम भी कम लेना है और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है। तो सोशल सेक्टर स्कीम्स में आप कुछ सोशल सेक्टर स्कीम, मतलब सोशल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है, जो समाज में को जो समाज के बेहतरी के लिए कोई स्कीम जो चल रहा है, जिसमें समाज का वेलफेयर हो, समाज का कल्याण हो, उस स्कीम को सोशल वेलफेयर स्कीम बोलते हैं। इसमें से कुछ स्कीम का नाम आप जानते होंगे, लेकिन टू बी श्योर कंक्रीट नहीं जानते होंगे, टू द पॉइंट नहीं जानते होंगे, तो वो जान लीजिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY, नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन पूछ देगा इसका प्रीमियम कितना है, तो 12 रुपये और 330 रुपये में कंफ्यूज हो जाइए, कभी कभी 230 भी मार के चले आइएगा। उसके बाद कवरेज क्या है उसमें और कंफ्यूज हो जाइएगा, तो देख जरूर लीजिए। देखने में 2 मिनट लगेगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ना देखने में पैसा लगता है और ना ही सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। विल ऑफर रिन्यूमेरेबल 1 ईयर लाइफ कवर ऑफ 2 लाख टू ऑल सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 50 ईयर, कवरिंग द डेथ ड्यू टू एनी रीजन फॉर द प्रीमियम ऑफ 300। तो देखिए इसमें क्या है कि 18 से 50 साल के आदमी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पहला कंडीशन ध्यान में रखें, कौन ज्वाइन कर सकता है। पहला सवाल पूछ देगा कि जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, उसमें कौन लोग ज्वाइन कर सकता है, तो 18 से लेके 50 साल के एज के लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरे लोग इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप सभी लोग ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि सारे लोग इसी एज ब्रैकेट में आते हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो सारे लोग ज्वाइन कीजिएगा। सारे लोग के पास मेरे ख्याल से सेविंग अकाउंट होगा। 330 रुपये लगता है। किसी भी तरह से अगर डेथ होता है, डेथ ड्यू टू एनी रीजन, देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, किसी भी कारण से अगर डेथ होता है तो 330 रुपये के प्रीमियम पे आपका 2 लाख का कवरेज है, आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिल जाएगा, क्लेम होगा और 2 लाख रुपया मिल जाएगा, ठीक है। ये हर साल रिन्यू ऑटोमेटिक होता है, तो आपको एक बार एक्टिवेट करवाना है खाता में। और अच्छा, ये मैं 2 पर्पज से बता रहा हूँ, एक तो आपके पर्सनल यूज़ के लिए भी, दूसरा आपके सवाल बनाने के लिए भी। तो सवाल नंबर 1, किस एज के लोग ज्वाइन करेंगे, 18 से 50। सवाल नंबर 2, प्रीमियम कितना है, 330 रुपये। सवाल नंबर 3, क्या ये अपने आप कट जाएगा, यस। तो ये तीनों सवाल एक ही लाइन में हो सकता है अगर 3 लाइनर क्वेश्चन रहेगा तो, ठीक है। सवाल नंबर 4, कितना कवर है, 2 लाख का कवर है। किस कंडीशन में 2 लाख मिलेगा, किसी भी तरह से डेथ हो जाएगा तो 2 लाख मिल जाएगा, किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूज कीजिए, इसका फायदा उठाइए सरकारी सुविधाओं का। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, इसमें भी 2 लाख का कवर है, लेकिन इसमें क्या है कि 12 रुपया प्रीमियम है। इसमें 18 से 70, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 और जीवन सुरक्षा बीमा योजना में 18 से
70 तक के लोग घुस सकते हैं। उसमें क्या है, किसी भी तरह का डेथ होगा 2 लाख का कवरेज मिलेगा क्लेम पर। और इसमें क्या है कि एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी कवर अप टू 2 लाख है। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होगा तो 2 लाख मिलेगा, या डेथ हो जाएगा तो 2 लाख मिलेगा एक्सीडेंट से। नॉर्मल डेथ होने पर नहीं मिलेगा, या कोई बीमारी होने से डेथ, एक्सीडेंट से। और डिसेबिलिटी अगर होगा तो पार्शियल डिसेबिलिटी के हिसाब से जो कंपेंसेशन मिलना है उस हिसाब से मिलेगा अप टू 2 लाख तक। तो ठीक है, तो ये 12 रुपये और 330 रुपये करवा ही लेना चाहिए, वैसे भी सबको करवा लेना चाहिए। उसके बाद अटल पेंशन योजना आता है, 2015 में लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। फोकस्ड ऑन वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड प्रोवाइड सब्सक्रिप्शन ऑफ फिक्स मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 रुपया, 2000, 3000, 4000, 5000 पर मंथ आपको मिलेगा 60 साल के एज के बाद। तो ये उनके लिए है जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना ये जो है ना एम्बिशियस सोशल वेलफेयर स्कीम है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 मई 2016 को लॉन्च किया था। उज्ज्वला ध्यान रखेंगे फ्रॉम द बलिया ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछता है कहाँ से लॉन्च हुआ था। अंडर द पीएम उज्ज्वला योजना द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल हाउस होल्डर। किसको देना है एलपीजी कनेक्शन? बीपीएल हाउस होल्डर्स को। द स्कीम इज एम्ड एट रिप्लेसिंग द अनक्लीन कुकिंग फ्यूल मोस्टली यूजिंग इन रूरल एरिया विद द क्लीन एंड मोर एफिशिएंट एलपीजी गैस। उज्ज्वला योजना इज एम टू प्रोवाइडिंग 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन इन द नेम ऑफ वुमेन इन बीपीएल हाउस होल्ड अक्रॉस द कंट्री। तो उज्ज्वला योजना का पर्पस किससे संबंधित है? एलपीजी गैस से संबंधित है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका मेन स्कीम जो है सोशल सेक्टर का जो स्कीम है वो मोटा मोटी वही है। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हो जाता है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स में इसमें कुछ है नहीं जो आपको याद करने वाली बात है, यहाँ पे कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड 1818 में घुघारी कोलकाता में ये बना था, जो फेल कर गया, याद रखिएगा। सेकेंड फैक्ट्री ऑफ कॉटन टेक्सटाइल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बिजनेसमैन केवाची नाना भाई इन मुंबई 1853 में। पहला फैक्ट्री कहाँ बना था भाई? कलकत्ता में, घुघारी नियर कोलकाता है, ठीक है ना, जो कि फेल कर गया था, 1818 में बना था। दूसरा था केवाजी 1855 में। फर्स्ट जूट फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन रिसरा, वेस्ट बंगाल में पहला जूट फैक्ट्री बना था रिसरा में। 1853 आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गॉट मोमेंटम हेयर। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज स्टार्टेड ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जमशेदजी टाटा एस्टेब्लिश फर्स्ट स्टील फैक्ट्री इन जमशेदपुर इन 1907। तो ये मोटा मोटी ट्रेड एंड कॉमर्स में जो इम्पोर्टेंट बात था। उसके बाद आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे सवाल पूछता है। तो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है, लेकिन इसी के बीच में से कहीं से कुछ उठा के पूछ देता है जो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन या तो गलत हो जाता है या फिर हम छोड़ के चले आते हैं। मतलब छोड़ के चले आते हैं मतलब अगर निगेटिव मार्किंग है तो छोड़ के जाते हैं, और अगर मार्किंग निगेटिव नहीं है तो फिर गलत टिक लगा के आते हैं। चलिए देख लेते हैं एक झलक बढ़िया से। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। किससे संबंधित है? इकोनॉमिक रिफॉर्म से। क्योंकि जब इंडिया क्लोज इकोनॉमी हुआ करता था, जब इंडिया के पास फॉरेक्स की कमी हो गई, तब जरूरत महसूस हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, इकोनॉमिक रिफॉर्म की। और उस समय जो रिफॉर्मिस्ट थे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को रिवोल्यूशनराइज किए। चलिए, इट एम्स टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इन प्रोडक्शन पैटर्न टू ऑब्टेन न्यू टेक्नोलॉजी एंड टू यूज फुल कैपेसिटी एक्सपीडिशियसली एंड इन टोटो। मतलब कि ये लगातार कैसे अपने कैपेसिटी को बिल्ड करे और कैसे उसका जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसका जुडिशियस यूज कैसे करे। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी was devised and implemented for the first time in 1985 during the period of Prime Minister राजीव गांधी। पहली बार ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ध्यान रखने वाली बात है कि राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। 1985 में पहली बार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की गई थी। द सेकेंड वेव ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म केम इन द ईयर 1991 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पी.वी. नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। तो पहला वेव कब आया था? मैंने पहली बार अगर पूछा जाए, जनरली आदमी क्या जानता है कि एलपीजी जब आया था, एलपीजी यानी कि प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया था। एलपीजी लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था 1991 के आसपास आया था, 92 के आसपास, और उसी समय पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के टाइम में आया था। तब श्री मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। तो ये जनरली माना जाता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वहीं से शुरुआत होती है। लेकिन अगर पूछ देगा सवाल कि पहली बार न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, तो हम लोग कोई राजीव गांधी के टाइम या 1985 नहीं मारेंगे, हम 1991, 1992, 1993 जो इस तरह का ऑप्शन होगा वही मार के आएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था 1985 में, सेकेंड वेव पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में आया। द मेन रीजन टू स्टार्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज गल्फ वॉर एंड प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हम बोल रहे थे ना, फॉरेक्स नहीं है भाई, फॉरेक्स नहीं है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट तो खराब ही हो जाएगा। अब आप इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं, इंपोर्ट जब कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। मैं बहुत छोटा बात बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ। जब मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ाऊँगा डिटेल में कभी, जब आप लोग, अगर आप लोग बोलेंगे या फिर मतलब जब मैं मेंस का एक्चुअली जब शुरू करूँगा तो उसमें थोड़ा डिटेल हम लोग जाएंगे, तो उस समय हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, इंपोर्ट कैसे होता है। एनीवे, तो डॉलर में पेमेंट करना होता है जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, और गल्फ वॉर की वजह से प्राइसेस हायर थी और डॉलर में हमारे पास शॉर्टेज था, तो रिफॉर्म की जरूरत पड़ी थी। क्योंकि डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ता है और डॉलर है नहीं हमारे पास, तो हम कैसे करेंगे, हम इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे फिर चीज़ें। चलिए, 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वेर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मेन सेक्टर ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी 1991 वेयर फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वैल्यू फिक्सेशन, और क्या है, फॉरेन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी एंड पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। ये इतने सारे मेन सेक्टर्स थे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के। कौन कौन से याद रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वैल्यू फिक्सेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी एंड पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। ये याद रखेंगे कि इतने सारे पॉलिसी थी। यानी कि अगर सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का ऑप्शन दे दे और दूसरा ऑप्शन इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे दे, या मान लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी दे दे, तो आप एक ऑप्शन मार के मत आइएगा, आप ई ऑप्शन मार के आइएगा, वहां पे एक से ज़्यादा सही है। चलिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वे इंट्रोड्यूस इन 1991 इन इंडिया। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म में क्या हुआ देखिए, वेर एम्ड एट स्टेबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वेयर मैक्रो लेवल इन नेचर। मतलब कि लार्ज स्केल पे था, ये माइक्रो लेवल नहीं था, मतलब कि यूनिट पे नहीं था, ये पूरे सिस्टम पे करना था, स्टेबलाइज करना था पूरे सिस्टम, यानी कि इंडियन इकोनॉमी एज ए होल को स्टेबलाइज करना था। इट इंक्लूड्स लिबरलाइजेशन एंड डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्सेशन रिफॉर्म एक्सेट्रा। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, पूरा लिबरलाइज करना था, डीरेगुलेट करना देना था इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर दो, यानी कि उस पर कंट्रोल मत रखो, उसको अपना पॉलिसी खुद बनाने दो, उसको कैसे चलना है वो थोड़ा देखेगा खुद से। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करो, यानी कि उनको अपना इन्वेस्टमेंट, अपना रिसोर्सेज डिसाइड करने का मौका दो, ठीक है। टैक्सेशन में रिफॉर्म करो, टैक्स स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बताओ ताकि अट्रैक्टिव हो इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्ट करें। सेकेंड रिफॉर्म में क्या हुआ, एम्ड एट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एट माइक्रो लेवल इन नेचर, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट पे चेंज किया। इट इंक्लूड्स लेबर रिफॉर्म, ठीक है ना, लेबर रिफॉर्म में चेंज किया, लैंड रिफॉर्म चेंज किया, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म चेंज किया, उसके बाद एक्सपेंडिचर रिफॉर्म एंड पावर सेक्टर, ये सारा आपका सेकेंड जनरेशन में आ गया। उसके बाद आप आ जाइए, सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉवर्टी हैज बीन डिक्लाइनिंग फ्रॉम 36% इन 1993 टू 26% बाय द एंड ऑफ 10th प्लान, ओके, बट एज फार एज इनइक्वलिटी इज कंसर्न इट वॉज इंक्रीज। जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी किसे मिली, तो इन दिनों इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रियलिस्ट को मिली, जिसके पास पैसा है। तो टैक्स रिफॉर्म हुआ तो उसके पास टैक्स कम देना पड़ा, वो अपने हिसाब से चेक कर सकता था, अपने हिसाब से चीज़ों को यूटिलाइज कर सकता था, सरकार का बेनिफिट ले सकता था। तो देखिए, पॉवर्टी तो कमी, क्योंकि लेबर का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, लेबर का रिक्वायरमेंट बढ़ा तो डिमांड बढ़ गया, डिमांड सप्लाई जो है वो तेज़ी से बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही इनइक्वलिटी जो है इनकम की, वो गैप भी बढ़ गया, क्योंकि जो ज़्यादा कमा रहे थे वो बहुत ज़्यादा कमाने लगे और जो कम कमा रहे थे उनके रिस्पेक्ट में कम कमाए। जिस रेट से उनका इनकम बढ़ा, जो ज़्यादा पैसे वाले थे, उस रेस्पेक्ट से नीचे वाले जो तबके थे, जो लेबर क्लास था, या ऐसा बोलिए कि जो लोअर क्लासेस था,
उनकी इनकम उस रेट से नहीं बढ़ी तो इनइक्वलिटी भी बढ़ा। अब वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1999-2000 कन्फर्म्स द राइज इन इक्वलिटी। ठीक है, द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी बाय मेकिंग द progress from 1991 to 2005-6 हैज बिकम मोर ओपन, लिबरल एंड ग्लोबल। जाहिर सी बात है ग्लोबलाइजेशन और ये सब चीज़ों से इन्वेस्टमेंट आने लगा। डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स टू डिक्रीज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है कि पूछा जाता है कि विनिवेश क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट क्या है। तो डिस इन्वेस्टमेंट ये है कि सरकार की कोई संपत्ति है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 100% है। अब सरकार कहती है कि भाई हमें उस कंपनी में पूंजी लगाना है ताकि उस कंपनी की क्षमता बढ़े, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं ताकि उसकी क्षमता बढ़े, आउटपुट बढ़े। तो हमारा ओनरशिप 100 रुपया का है, मतलब 100% है, और हम चाहते हैं कि अब 20% ओनरशिप कहीं किसी और को दे दें। तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदेगा 20% ओनरशिप तो उसके बदले में पैसा देगा। जब पैसा देगा तो फाइनल ओनरशिप तो बेशक सरकार के पास रहेगा, क्योंकि अभी भी उसके पास 80% है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल रहे हैं, 20% ये थंब रूल नहीं है, एग्जाम्पल हम दिए। ये 30%, 50%, 10%, 2%, 1% भी हो सकता है, या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो वो पैसा उगाएगी सरकार और उगा के उसमें लगाएगी। जब लगाएगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसकी इफिशियंसी प्रोडक्शन की बढ़ेगी। ठीक है, उस इन्वेस्टर को भी फायदा होगा, क्योंकि उसने पैसा जब लगाया तो इस कंपनी का ग्रोथ होगा तो उसको भी फायदा होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए भी, उस इन्वेस्टर्स के लिए भी, और पब्लिक एज ए होल के लिए भी। ये विन विन सिचुएशन है। डिस इन्वेस्टमेंट कंट्रोल्ड लेकिन होना चाहिए, हर चीज़ में नहीं करना चाहिए। इन 1996 डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड टू रिवाइव, गिव सजेशन एंड मेक रेगुलेशन ऑन इशूज ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट। तो डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन बनाया गया 1996 में, इसको बताने के लिए। जी.वी. रामकृष्णन वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन। तो डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन के पहले जो चेयरमैन थे उनका नाम था श्री राम जी.वी. रामकृष्णा, उनका नाम था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, समझ के पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स ऐसा टॉपिक है ना जिसको आप समझने का कोशिश कीजिए, रटने का कोशिश मत कीजिए। आप इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और योर ओन फैमिली, अपने परिवार के भी इकोनॉमिक कंडीशन से कोरिलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऐसा टॉपिक है। ठीक है, चलिए। इन द ईयर 1992 नेशनल रिन्यूअल फंड वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड लेबर ऑफ 6 इंडस्ट्रियल यूनिट्स अफेक्टेड ड्यू टू इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो नेशनल रिन्यूअल फंड डेवलप किया गया था किसके लिए? तो डिस्प्लेस्ड लेबर के लिए। किसके? जो 6 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनके लेवरल के लिए ये किया गया था। उसके बाद नवरत्न का कॉन्सेप्ट आया। नवरत्न कंपनी विच इज राइजिंग एट वर्ल्ड लेवल, टू इनकरेज दिस कंपनी द गवर्नमेंट हैज गिवन देम द कंप्लीट ऑटोनॉमी। तो नवरत्न कंपनी में कंप्लीट ऑटोनॉमी होता है, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेके एमडी तक का सिलेक्शन, चेयरमैन तक का सिलेक्शन कंपनी खुद कर सकती है, अपने एम्प्लॉय को वेज दे सकती है, अपने प्रोडक्शन के लेवल को अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है, अपने एवरीथिंग जो उनको लगता है कि जिससे कि कंपनी का ग्रोथ होगा वो खुद कर सकती है। तो उनमें ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलता है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन कम हो जाता है। जब ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलता है तो ज़्यादा अच्छा डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड है उस काम में, तो डिसीजन मेकिंग वो बेहतर कर पाते हैं और कंपनी प्रॉफिट में जाती है। इसलिए नवरत्न का कॉन्सेप्ट आया। नवरत्न आया, महारत्न आया, मिनी रत्न है, ये सारा कॉन्सेप्ट है इस तरह का। इन द सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम द मेन एम इज टू इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री एंड डेवलपमेंट एट द रेट ऑफ 7 to 8%। ये इसमें आपका था। उसके बाद देखिए टर्मिनोलॉजी है कुछ, इसको देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द पब्लिक सेक्टर कंपनी बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बाय मैनेजमेंट और बाय बोथ टू हैंड ओवर द पब्लिक सेक्टर यूनिट टू प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। समझ में आ गया प्राइवेटाइजेशन क्या है? कि भाई कंपनी में प्राइवेट आदमी का जो सरकारी कंपनी है उसमें उसका स्टेक दे दो, उसका शेयर दे दो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करवा दो, या दोनों करवा दो, या फिर पूरी की पूरी तरह से दे दो। अभी लिबरलाइजेशन, ये क्या है? लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट कंट्रोल इज रिलैक्स्ड और एबोलिश्ड। इन दिस प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट जहां लिबरल होगी, जहां लूज होगी, जहां उसने फ्री दिया कुछ, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि कुछ उन्हें लिबर्टी दे दी कि हाँ ठीक है लाइसेंसिंग राज्य से ख़त्म कर देना, ठीक है,
अच्छा ठीक है, आप डिसाइड कीजिए कि कंपनी कैसे चलेगी, ये लिबरलाइजेशन हो गया। ठीक है, उसमें कंट्रोल जो है कम कर लेना अपना खुद का, तो ये लिबरलाइजेशन हो गया। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ एमलगमेशन ऑफ एन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। सिंपल बात है भाई कि अपने कंट्री के इकोनॉमी को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना ग्लोबलाइजेशन कहा गया। क्योंकि जब आप दुनिया के अर्थव्यवस्था से जोड़ेंगे तो दुनिया का अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है। अब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था एक मानिए और अपने कंट्री का अर्थव्यवस्था एक मानिए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के कंपेरिजन में छोटी होगी। जब आप उसे जोड़ेंगे तो बड़ी से छोटी की तरफ एनर्जी का फ्लो होगा, फंड का फ्लो होगा, और आपकी इकोनॉमी भी उसी तरह से इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ग्रो करेगी। तो ये एक फायदा हो जाता है इसका। इट इज सिग्निफाइड बाय लोअर ड्यूटीज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बाय डूइंग सो दैट सेक्टर विल ऑल्सो गेट प्राइवेट कैपिटल एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है इंपोर्ट ड्यूटी हमने कम कर दिया, इंपोर्ट ड्यूटी कम किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होने लगा, और एक्सपोर्ट के लिए भी हमने इनकरेज किया कि हम ये इंसेंटिव देंगे, वो इंसेंटिव देंगे, टैक्स रिबेट देंगे, कस्टम में कम कर देंगे, तो एक्सपोर्ट भी अच्छा होने लगा। तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, जो पहले हम लोग देख चुके थे। अब आ जाइए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए देख लेते हैं फाइनेंशियल सिस्टम क्या है इंडिया का, और ये कैसे काम करता है, इसका बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है, और उस फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। चलिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इज सिस्टम इन विच पीपल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंडस्ट्रियल कंपनीज एंड गवर्नमेंट डिमांड्स फॉर फंड एंड द सेम इज सप्लाइड टू देम। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा है जिसमें आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल कंपनी है जो फंड को प्रोवाइड करता है या करवाता है या लेता है या देता है। देयर आर टू पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, फर्स्ट डिमांड साइड एंड सेकंड सप्लाई साइड। तो पहला फाइनेंशियल सिस्टम होगा जो डिमांड करता है, दूसरा फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट जो है वो सप्लाई करता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिमांड साइड कैन बी इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियल, कौन मांगेगा, आप हमको जरूरत है कर्ज मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद बिजनेस हब है, बिजनेस कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, ये सब मांगेगी। गवर्नमेंट भी मांगती है पैसा कर्ज अपना काम करने के लिए। एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉलो ऑफ सप्लाई साइड क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, बैंक देता है। इंश्योरेंस कंपनी भी देती है, म्यूचुअल फंड और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरे भी वित्तीय संस्थाएं जो है वो आपको पैसा प्रोवाइड कर देती है। तो दो हो गया, सप्लाई साइड और डिमांड साइड। डिमांड साइड में क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम को ऐसे समझ लीजिए तोड़ तोड़ के। डिमांड साइड में आप हम डिमांड करते हैं, कंपनी डिमांड करती है, सरकार डिमांड करती है, इंडस्ट्री डिमांड करती है। देगा कौन पैसा, तो बैंक पैसा देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थाएं हैं, एनबीएफसी है, उसमें बहुत सारी हैं, हम उनका ग्रुप बता रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा आता है। तो ये सब चीज़ें हो गया सप्लाई साइड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम विच रेफर्स to the borrowing and lending of fund or to the demand of supply of fund to of all individual institution company and for government consists of the two part with Indian economic market and Indian capital market। तो यहाँ पे आपका आ गया कि फंड को जो है वो किस तरह से देते हैं डिमांड और सप्लाई में, तो मनी मार्केट और आपका आ जाता है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है। इंडियन, देखिए यहाँ पे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम विच रेफर्स टू बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड टू द डिमांड फॉर सप्लाई ऑफ फंड ऑफ द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कंपनीज एंड फॉर द गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इंडियन मनी मार्केट और दूसरा इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है। तो अब इंडियन मनी मार्केट के बारे में, मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म फंड्स आर बोरोड एंड लेंट, जिसमें कम समय के लिए पैसा बोरो किया जाता है या दिया जाता है कर्ज, यानी कर्ज दिया जाए या कर्ज लिया जाए शॉर्ट टर्म के लिए, जहां से दिया जाए या जिससे लिया जाए या दिया जाए, उस मार्केट को मनी मार्केट बोलते हैं। द कैपिटल मार्केट इन इंडिया ऑन द अदर हैंड इज द मार्केट फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। अब मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स जहां पे रेज होता है, कैपिटल का मतलब ही होता है पूंजी, मतलब कि वो कोई ना कोई इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ऐसा करने के लिए वो लगाया जाता है ताकि उससे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो और लॉन्ग टर्म में उससे रिटर्न मिलता है या उसको चुकाया जाता है, तो वो कैपिटल में आता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको हो जाता है
वो मनी मार्केट में आता है। मतलब डायरेक्ट जब कैश आप लेते हैं शॉर्ट टर्म में तो मनी मार्केट में आ जाता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम परफॉर्म्स अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। हमने शुरुआत में ही जब पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स पढ़ा हम रहे थे, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन ये हमने बताया थी। कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे है? जब हम बैंकों में पैसा जमा करते हैं, हमारा इनकम मान लो सपोज करो कि कुछ भी है, किसी का इनकम 1 लाख रुपया है और उसने उसमें से अपना 80,000 रुपये खर्च करता है, 20,000 रुपये सेविंग अकाउंट में रखता है हर महीने। तो उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो रखते हैं और ये पैसा पूल बन जाता है और बैंक के पास होता है, बैंक उसको फाइनेंस करती है, फाइनेंस करके वो कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। फाइनेंस करती है तो किस चीज़ को फाइनेंस करते हैं? किसी इंडस्ट्री या किसी गवर्नमेंट को या किसी इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करती है जो कहीं इन्वेस्ट करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, कोई कंपनी लगाता है, कोई इनकम जनरेट करने वाला सोर्स क्रिएट करता है, एसेट क्रिएट करता है, तो उससे क्या होता है? इनकम जनरेट होता है, तो वो पैसा हो जाता है कैपिटल फॉर्मेशन उसको। तो ज़्यादा जहां सेविंग होगा वहां पे कैपिटल फॉर्मेशन का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है। द फाइनेंशियल सिस्टम इज कॉमनली क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस, डेवलपमेंट फाइनेंस एंड गवर्नमेंट फाइनेंस। तो फाइनेंशियल सिस्टम कहाँ कहाँ फाइनेंस होता है? तो मनी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें बैंकिंग सेक्टर्स आ जाता है, इंश्योरेंस और ये सारा चीज आता है। कैपिटल मार्केट में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब आ जाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। अभी देखिए, डीवैल्यूएशन मींस लोअरिंग द ऑफिशियल वैल्यू ऑफ लोकल मनी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी और गोल्ड। तो डीवैल्यूएशन भी कभी कभी कंपनी करती है, कंपनी नहीं, देश कोई कोई देश करता है, और खास तौर पे जब उसको अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है तो डिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन लोकल करेंसी करता है, और ये चाइना बहुत बार करता है। आप पेपर में पढ़ते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे। अब आप सोचेंगे कि इंडिया का करेंसी का वैल्यू अभी अपने लोएस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा। तो ये कैसे देगा भाई एक्सपोर्ट को बढ़ावा? तो आपको समझ में ये चीज़ आना चाहिए कि जब लोकल करेंसी, ये चाइना खूब करता है, इसीलिए उसका फॉरेन जो है एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी अपने किसी भी देश को जब खुद से लोअर करता है तब की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप कम हो रहा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब खुद से लोअर करता है तब की मैं बात कर रहा हूँ कि जब कोई देश खुद से अपने करेंसी का वैल्यू कम करता है या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है जिसकी वजह से करेंसी का वैल्यू कम हो, तो पर्पस सिर्फ यही होता है कि अपना एक्सपोर्ट बढ़ाए। एक्सपोर्ट बढ़ाने से देश को क्या फायदा होता है? तो ये फॉरेन रिजर्व उसका बढ़ता है, और जब फॉरेन रिजर्व बढ़ता है तो उसकी जो से होती है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में, वो क्या रिलेशन है? आपने नाम सुना होगा, एसटीआर जिसको बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ड्राइंग राइट्स जिसको बोलते हैं, वो आईएमएफ से फंड निकालने के लिए होता है। तो वो आपके फॉरेन रिजर्व पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है। तो जब आप डिवैल्यूएशन करते हैं अपने करेंसी का खुद, तो आपका एक्सपोर्ट इनकरेज होता है और आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बढ़ जाता है। फॉरेक्स रिजर्व मतलब डॉलर का। अब हम ये समझाना कोशिश करेंगे कि आपका फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा। एक्सपोर्ट इस तरह से बढ़ेगा कि अगर आपने अपने इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का करेंसी सपोज करो कि 70 रुपया है, 80 रुपया आज की डेट में, नहीं 70 रुपया है। इंडिया का करेंसी का वैल्यू 70 रुपया, मतलब $1 का वैल्यू इंडिया में 70 रुपया है, ठीक है। अब $1 को अगर मान लीजिए कि अगर हम इंपोर्ट करते हैं कोई गुड्स, एक गुड्स हमने इंपोर्ट किया तो हमें $1 पेमेंट करना पड़ेगा। तो $1 जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें सरकार को या किसी भी इंस्टीट्यूशन जो एक्सचेंज करता है उसको कितना देना होगा? तो 70 रुपया देना होगा। तब हमारा $1 मिलेगा जो हम पेमेंट करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे सामान को, ठीक है। अब हम सामान को बेचते हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको $1 मिलेगा अभी के सामान के हिसाब से, अभी जो रेट है $1 मिलेगा। और $1 जब हम, चूंकि हम तो डॉलर यूज नहीं कर सकते हैं ना, तो हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। जो भी गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं वहाँ पे जाके एक्सचेंज करेंगे। जब हम एक्सचेंज करेंगे तो हमें 70 रुपया मिलेगा इंडियन करेंसी जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमने इंडिया का करेंसी, गवर्नमेंट ने या किसी भी तरह से करेंसी का वैल्यू कम हो गया, 75 रुपया हो गया। हमने अपना जो प्रोडक्शन किया है, जो भी हमको एक्सपोर्ट करना है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें तब भी एक ही डॉलर मिला, $2, $3, $5 नहीं मिला। मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, एक ही डॉलर मिला, लेकिन जब हम एक्सचेंज करने जाएंगे तो हमें अब रुपया कितना मिलेगा? तो 70 की जगह पे 75 रुपया मिलेगा, क्योंकि
करेंसी का वैल्यू डॉलर के रिस्पेक्ट में कम हो गया। हमने वहां पे $1 में उतना ही सामान बेचा जितना हम पहले बेचते थे। अगर 1 किलो कोई सामान हम बेच रहे थे विदेश में $1 में, आज भी हम 1 ही किलो दे रहे हैं, लेकिन वो $1 ही दे रहा है हमको। लेकिन यहाँ पे चूंकि करेंसी की वैल्यू कम हो गई इंडिया के, तो हमको ₹5 एक्स्ट्रा मिल रहा है उस एक्सचेंज एजेंसी से जो गवर्नमेंट के द्वारा अथराइज है एक्सचेंज करने के लिए। तो अब हमें मजा आएगा कि नहीं? अब $1 में उतना ही पैसा में हमको ₹5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज होगी उनको ज़्यादा मजा आएगा, मतलब ज़्यादा इनकम जनरेट होगा, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है डॉलर का जो है ज़्यादा इनपुट होगा, और ज़्यादा इनपुट होगा तो डॉलर हमारे यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज होकर फाइनली गवर्नमेंट के पास जाना है। तो ये इफेक्ट आता है डिवेल्यूएशन का। अभी आपको समझ में आ गया होगा डिवेल्यूएशन। चलो बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं, ये क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट is a systematic record of all the economic transaction between one country and the rest of the world in a given period। किसी भी पार्टिकुलर पीरियड में, पार्टिकुलरली हम लोग जो पीरियड लेते हैं फाइनेंशियल ईयर का लेते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होता है पूरे वर्ल्ड के साथ, ऐसा नहीं कि अमेरिका के साथ ये, चाइना के साथ वो, जर्मनी के साथ ये, फ्रांस के साथ ये, जापान के साथ ये, ऐसा नहीं, पूरा एक साथ मिला दो, एक तरफ पूरा वर्ल्ड का कर दो और एक तरफ पूरा इंडिया कर दो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किधर शिफ्ट कर रहा है, पॉजिटिव है निगेटिव है। सपोज करो कि हमने टोटल एक्सपोर्ट किया $1,00,000 का एक्सपोर्ट किया, और टोटल हमने इंपोर्ट किया मान लो कि $80,000 का, तो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि $20,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर हमने टोटल एक्सपोर्ट किया $1,00,000 का और टोटल पूरे देश से मिला के इंपोर्ट किया $1,20,000 का, तो माइनस में चला जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड पर एनम। इसको एनम में लेते हैं, हर साल में लेते हैं, लेकिन ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है किसी भी पीरियड का हम ले सकते हैं। सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब सर्विसेज का जो एक ट्रेडिंग होता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड नहीं करते हैं, याद रखेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज डिवाइडेड इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एग्जिम पॉलिसी कब आया था? याद रखिए कि 2001 में आया था, इंट्रोड्यूस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेज का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हम लोग सेज पढ़ेंगे आगे जब डिटेल में, मेंस का जब तैयारी करेंगे उस समय सारा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। 1994-95, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेंस आपको बहुत फायदा होने वाला है। 1994-95 में इंडियन रुपी वॉज मेड फुली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट पे ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फिजिकल पॉलिसी is the policy relating to public revenue and public expenditure and elite matter। फिजिकल पॉलिसी क्या है? फिजिकल पॉलिसी आपके रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। रेवेन्यू मतलब जो टोटल सरकार को रेवेन्यू आ रही है उस पे ये डिपेंड करता है, तो उसको ये अफेक्ट करता है। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? पैसे का मूवमेंट कैसे होगा, पैसे को मार्केट से कम कैसे किया जाए, पैसे को मार्केट में बढ़ाया कैसे जाए, पैसे को सस्ता कैसे किया जाए, ये सारा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? टैक्सेशन का सिस्टम आ जाता है, रेवेन्यू नॉन टैक्स इनकम का सारा पार्ट आ जाता है, कैसे बढ़ाया जाए कैसे घटाया जाए, ये सारा कुछ आ जाता है। और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट लाती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाती है, जो आगे देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यूजुअली द इंडियन मनी मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इंडियन मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट मतलब पूरा का पूरा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड एवरीथिंग, इंश्योरेंस, ये सब कुछ हो जाता है। तो इसमें दो तरह का बात है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि जो लीगली बाइंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है ना, जो कर्ज देती है या लेती है या पैसा जमा लेती है या कर्ज देती है, वो किसी न किसी रेगुलेशन से रेगुलेट होती है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी करेगा, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, तो वो कानून के द्वारा उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, या लीगल प्रोविज़न है जिसको अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको उसका मतलब जो भी ड्यू बेनिफिट्स है, या ऐसा बोलिए कि जो उसका लेजिटिमेट राइट्स है, तो उसको मिल जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि ये सब चीज़ें इंश्योर्ड नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मनी लेंडर से आप ले रहे हैं, साहूकार से पैसा ले रहे हैं, तो जब जो मन सो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, जो मन सो कंडीशन लगा रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर और इनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इंडिजियस बैंकर्स इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बिसाइड दिस टू देयर आर सब मार्केट इन इंडियन इकोनॉमी। जाहिर सी बात है। उसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंक, ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरी:
सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक विच इंक्लूड्स प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर इज रिजर्व बैंक ऑफ द हाईएस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in organized sector is Reserve Bank of India, and in addition to these, banks of public sector, banks of private sector, foreign bank and other financial institution are also part of organized sector। तो ये क्या है यहाँ पे है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं वो क्या है कि बैंकिंग सिस्टम में जो लेटेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री बोलते हैं एक्चुअली। इंडिया के सेंट्रल बैंक किसको बोलेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोलिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाए मतलब हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है तो हमारे देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक है। जैसे कि बैंक ऑफ जापान है जो जापान का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व है जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। उसी तरह से अलग अलग कंट्री का हमारे यहाँ का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक है, मतलब कि सबसे एपेक्स बॉडी ऑफ फाइनेंस रेगुलेटर है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मनी मार्केट में। ठीक है, उसके बाद उसमें आ जाते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो बिजनेस करते हैं, जो शेड्यूल आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में जितने सारे बैंक लिस्टेड हैं वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। पूछेगा कमर्शियल बैंक का डिफिनीशन क्या है तो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में जो भी बैंक लिस्टेड है वो आपको कमर्शियल बैंक होते हैं। और कमर्शियल बैंक का भी डिफिनीशन जो है वो आपका हो गया प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और फॉरेन बैंक, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद अब आ जाइए स्पेसिफिक हो जाते हैं थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान जाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कंट्रोल द मनी मार्केट ऑफ द कंट्री, जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि मनी मार्केट को रेगुलेट और कंट्रोल कौन करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जितना भी पेनल्टी लगाना होगा, जितना भी इंटरेस्ट रेट सेट करना होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाना होगा, फाइनेंशियल सेक्टर पर लगाना होगा, सारा का सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है ना, कैपिटल उसके पास 5 करोड़ था एंड वाज नेशनलाइज 1 जनवरी 1949 को। तो उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट था और सरकारी ये बना 1 जनवरी 1949 को ये सरकारी बना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इन 1948 इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किसके रिकमेंडेशन में बना तो मतलब प्राइवेटाइज से ये नेशनलाइज हुआ तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन 1948 में हुआ था, उसी के बेसिस पे ये हुआ। ठीक है, उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारा मनी मार्केट काम करता है, कैसे कैपिटल मार्केट काम करता है। देखिए समझना बहुत जरूरी है, आप इसको रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा, इसको समझ के इसको लीजिएगा। देखिए हम इसमें मनी मार्केट के बाद कैपिटल मार्केट शुरू रहता है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज और एंड ऑल डेट है तो हम देख लेंगे। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कमर्शियल बैंक्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उनका भी रेगुलेशन जो है आरबीआई करता है। कमर्शियल बैंक में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, हालांकि उनका नाम नहीं पूछेगा लेकिन बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम मॉनेटरी एंड बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री एंड हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू control the banking system in the country. It keeps the reserves of all commercial bank and hence known as Reserve Bank of India. It is financial year 1 जुलाई से 30 जून फाइनेंशियल ईयर होता है आरबीआई का। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर ये होता है आरबीआई का। चलिए ठीक है, लेकिन ये रेगुलेट करता है पहली बात। दूसरी बात ये रेगुलेट कैसे करता है, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे ये रेगुलेट करता है। कुछ टर्म्स मैं बताता हूँ, आप लोग सुने होंगे तो ज़रूर, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जिनको पता नहीं होगा उनको भाई पता चल जाएगा बैंकिंग सिस्टम इंडिया। जरा मैं देख लूँ कि वो टर्म्स है क्या, ताकि आप लोगों को सहूलियत होगा। नहीं तो फिर मुझे निकाल के कहीं से बताना पड़ेगा। वो मैं एक बार ज़रा देख लेता हूँ उसमें दिया हुआ है क्या, ताकि मैं उसी पार्ट को डायरेक्ट पढ़ा दूँगा। टैक्सेशन सिस्टम है, इधर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इंडस्ट्री आ जाता है। तो इसमें नहीं है, हो सकता है कि इसमें टर्मिनोलॉजी जो लास्ट में दिया होगा उसमें कुछ दिया होगा। एनीवे इसमें वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से हम लोग कैपिटल मार्केट में घुसेंगे। तो रिजर्व बैंक कैसे रेगुलेट करता है, कैसे कंट्रोल करता है फंड को मार्केट में, कैसे बैंकों को रेगुलेट करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट जो रेगुलेट करता है उसमें बहुत सारे हैं। रेपो रेट का नाम आपने सुना होगा, रिजर्व रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना होगा, बैंक रेट का आपने नाम सुना होगा,
CRR का नाम सुना होगा, SLR का नाम सुना होगा, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन का भी नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, भी सुन लीजिए, जरूरत पड़े तो वीडियो को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए, मैं वैसे बता देता हूँ, कहीं पे मुझे मिल जाएगा मैं उसको डिटेल बता दूंगा, यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए मैं। तो रिजर्व रेपो रेट क्या होता है? RBI जिस रेट पे बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 6 मंथ्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है, उसको रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट इसके अपोजिट होता है कि RBI जिस रेट पे बैंकों से पैसा जमा करके लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। बैंक रेट क्या होता है कि बैंक रेट 6 महीने ज़्यादा मतलब 1 साल तक के लिए जिस रेट पे RBI कर्ज देता है बैंकों को, वो बैंक रेट कहलाता है। ठीक है, SLR क्या है? हर बैंक को अपने पास कुछ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कुछ अपने टोटल डिपॉजिट का एडवांस का कुछ परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, वो लिक्विड के फॉर्म में, जैसे गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है, बॉन्ड के फॉर्म में रख सकता है, या फिर कैश के फॉर्म में रख सकता है। इसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, और वो बैंक को खुद के पास रखना होता है, वो RBI के पास जमा नहीं होता है। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो अपने बैंक को अपने टोटल नेट एडजस्टेड नेट डिपॉजिट का जो पैसा है उसका कुछ परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ता है। CRR बोलते हैं उसको, कैश रिजर्व रेशियो। वो RBI के पास रखता है, SLR बैंक खुद के पास रखता है, CRR RBI के पास रखता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि फंड को जब बिना इंटरेस्ट अफेक्ट किए हुए रेगुलेट करना पड़ता है। क्वालिटेटिव इंटरवेंशन जब करती है रिजर्व बैंक, क्वालिटेटिव इंटरवेंशन करती है मनी मार्केट में, तब वो क्या होता है, बिना इंटरेस्ट को अफेक्ट किए हुए जब उसको पैसा बढ़ाना होता है मार्केट में या घटाना होता है मार्केट से, मार्केट यानी कि इकोनॉमी की बात कर रहा हूं मैं, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। डिटेल में अभी नहीं बताएंगे क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा, आएगा भी समझ में तो टाइम ज़्यादा जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि इसमें से इंटरेस्ट के थ्रू रेगुलेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट इंटरेस्ट के थ्रू रेगुलेट करते हैं इकोनॉमिक को। यानी कि अगर रेपो रेट बैंक ने, RBI ने बढ़ाया तो बैंकों को महंगे दरों पे कर्ज मिलेगा, और वो अपना इंटरेस्ट रेट, अभी सारे बैंकों में RBLR घुस गया है, यानी कि रेपो रेट लिंक्ड बैंक रेट। ठीक है मतलब कि लैंडिंग रेट, बैंक रेट नहीं, लैंडिंग रेट, मतलब कि रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन का है वो बढ़ जाएगा। तो जब रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक कम कर्जा लेता है और अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है मार्केट में। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है तो डिपॉजिट का भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग कर्ज कम लेते हैं, जब कर्ज कम लेते हैं लेकिन डिपॉजिट का भी रेट बढ़ा हुआ है तो लोग पैसा जमा करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है मार्केट से पैसा कम हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जब मार्केट में पैसा इनफ्लो करना होता है तो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू इंटरेस्ट रेट बढ़ा के रिजर्व बैंक जमा करवाने लगती है पैसा, बैंक के पास पैसा कम हो जाता है। ठीक है, CRR के थ्रू उसमें आपको बिना इंटरेस्ट का इंटरवेंशन है। CRR का रेट अगर बढ़ा दिया बैंक RBI तो मार्केट में वैसे ही पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रोपोर्शनेटली जमा करना पड़ेगा रिजर्व बैंक के पास, तो उनके पास वैसे ही कम हो जाएगा। तो उसमें बिना इंटरेस्ट को अफेक्ट किए हुए, इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट किए हुए CRR के थ्रू या SLR के थ्रू, पार्टिकुलरली CRR के थ्रू, SLR के थ्रू नहीं, CRR के थ्रू ये इंटरवेंशन होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बॉन्ड बेच देती है सरकार नहीं, RBI बॉन्ड बेच देती है मार्केट में। अब बॉन्ड बेचेगी तो बैंक ही खरीदेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदेंगे तो RBI को पैसा देंगे, तो उनका पैसा तो वहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो इसी मार्केट से पैसा कम हो गया। तो ये सारा क्वालिटेटिव सेलेक्टिव जहाँ पे चीज़ें करनी होती है ना, पार्टिकुलरली किसी चीज़ को टारगेट, इंडस्ट्री को टारगेट करना होता है, उस टाइम में ये ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है। और ये बहुत सारा कारण है, तो ये मोटा मोटी आप समझ लिए होंगे, ये जरूरी था ये टर्मिनोलॉजी समझना। रेपो रेट RBI कर्ज देती है बैंक को, रिवर्स कर्ज लेती है बैंक से। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 1 साल के आसपास के लिए, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 6 महीने तक के लिए। स्टैंडिंग मार्जिन फैसिलिटी होता है, ओवरनाइट के लिए होता है, ये सारा चीज़ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था जो है। चलिए, अब इंडियन कैपिटल मार्केट क्या है? इंडियन कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल लोन। इट रेफर्स टू ऑल द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग द टर्म फंड्स, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स।
यहाँ पे मनी नहीं बोलते, यहाँ पे फंड बोलते हैं, क्योंकि शेयर में आप फंड लगाते हैं। आप शेयर खरीदते हैं तो कंपनी के पास पैसा जाता है। जो आप शेयर किसी कंपनी का खरीदते हैं तो उसके पास पैसा जाता है, वो पैसा, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हो, कंपनी के पास पैसा जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये जो शेयर मार्केट है वो कैपिटल मार्केट कहलाता है। कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गिल्ड एज मार्केट जो होता है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट होता है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IFCI, IDBI, ICICI, ISFC, IIBI, UTI एटसेट्रा। ये सारा नाम था पहले। ICC बैंक, इंडस्ट्रियल, IDBI बैंक, ये बैंक बाद में बनी, पहले ये इंडस्ट्रियल कंपनी बनी थी। ठीक है, तो यहाँ से पैसा फाइनेंस होता था। इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट डायरेक्टली और देयर ओन इन सिक्योरिटी आर ऑल्सो सप्लायर ऑफ फंड टू कैपिटल मार्केट। देखिए आ गया ना जो मैं बोला था, ट्रेंड इन द कैपिटल मार्केट इज बेसिकली अफेक्टेड बाई टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ऑपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन द मार्केट एंड द एक्सेलेंट रिजल्ट फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये दो तरह से रेगुलेट होता है। चलिए, इंपॉर्टेंट शेयर प्राइस ऑफ इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड देख लेते हैं। ये पूछता है मोस्टली कैपिटल मार्केट, तो आप ऐसे समझिए आज के सिनेरियो में कि स्टॉक मार्केट जो कैपिटल मार्केट है, जहां पे कंपनियां लॉन्ग टर्म फंड रेज करती है आईपीओ के फॉर्म में, एफपीओ के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में, गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में, और दूसरे तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करती है। वो इंटरेस्ट पे नहीं होता, या इंटरेस्ट अगर होता है तो बहुत ही कम होता है। पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि शेयर प्राइस इंडेक्स जो है वर्ल्ड में, जो मेजर कंट्रीज है, उसका हमको याद रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछता है और पूछने के बाद नहीं आए, ये ठीक बात नहीं है। शेयर प्राइस इंडेक्स ब्राजील का बोभेस्पा पूछ देगा, नहीं है। न्यूयॉर्क का डॉ जोन्स, ये याद रहना चाहिए। उसी तरह से FTSE 100 लंदन का है, याद रखेंगे। होंगसेंग हांगकांग का है, IPC मैक्सिको का है, जकार्ता कंपोजिट इंडोनेशिया, KLAC कंपोजिट मलेशिया, कोस्पी कोरिया, मिवटेल इटली, मिडडैक्स फ्रैंकफर्ट, नास्डैक USA। ठीक है, USA का नास्डैक है, लेकिन न्यूयॉर्क का डो जोन्स याद रखिएगा। उसके बाद निक्की हो गया टोक्यो का, जापान का, स्टैंडर्ड एंड पुअर कनाडा का, S&P। उसके बाद सियोल कंपोजिट साउथ कोरिया का हो गया। उसके बाद आपका शंघाई कॉम चाइना का हो गया, स्टेट थाईलैंड का हो गया, स्टेट टाइम इंडेक्स सिंगापुर का हो गया, SGX, और कभी कभी CMEX भी लिखता है, याद रखेंगे, ताइवान का हो गया। तो ये पूछता है, याद रखेंगे। मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, ये याद रखिएगा, मतलब याद नहीं रखना है, 2-3 बार आप देख लीजिएगा तो सही दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आपसे ये सवाल नहीं छूटेगा। उसके बाद कैपिटल मार्केट इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू गिल्ड एज्ड मार्केट और मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट हो गया, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट इंडिया का। तो कैपिटल मार्केट इंडिया का सिर्फ शेयर मत समझिएगा, ये सब भी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट मतलब शेयर मार्केट हो गया, लेकिन ये सब भी नहीं है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसमें आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल चीज़ें भी आती हैं। तो ऑप्शन 1 से ज़्यादा आंसर सही हो जाएगा। गिल्ड एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट इज द मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच कैरी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ये मार्केट जो है ना, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने के लिए जो यूज किया जाता है, उसको गिल्ड एज्ड सिक्योरिटीज बोलते हैं। क्योंकि पूछता है कि क्या होता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट इज द मार्केट for equities and debentures of company for corporate sector. The market is further classified into कौन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज। इसमें आपको क्या आ गया, इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब होता है शेयर, और डिवेंचर मतलब हो गया बॉन्ड। इसमें 2 तरह का होता है, न्यू इशू मार्केट फॉर रेजिंग फ्रेश कैपिटल, IPO जिसको बोलते हैं, कॉमनली रेफर टू एज प्राइमरी मार्केट। यहाँ से पैसा उठाता है पहली बार जब कोई कंपनी शेयर को लॉन्च करती है। जब से अभी LIC का शेयर आया था कुछ दिन पहले, जो हाइप हुआ था, वैसे तो हमेशा आते रहता है, कोई ना कोई कंपनी का शेयर IPO लॉन्च होते रहता है, लेकिन अभी IPO जो LIC का आया था वो बहुत ही हाइप हुआ था, हालांकि परफॉर्मेंस उस तरह का रहा नहीं उसका, तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, जहां से पहली बार लॉन्च की करती है शेयर कंपनी, IPO जिसको बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर उसको बोलते हैं, और यहाँ से फंड रेज करता है फ्रेश। उसके बाद जब वो ट्रेडिंग होता है शेयर मार्केट में, वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसके बारे में। सेकेंडरी मार्केट, ओल्ड इशूज मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हो गया ना।
फॉर बाइंग और सेलिंग द शेयर्स एंड डिवेंचर्स फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। दिस मार्केट इज कॉमनली रेफर टू एज स्टॉक मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में आईपीओ आता है और सेकेंडरी मार्केट में शेयर मार्केट को, जो जहां पे एक्चुअल ट्रेडिंग होता है। आईपीओ में ट्रेडिंग नहीं होता है, अलॉटमेंट होता है। मतलब प्राइमरी मार्केट में अलॉटमेंट होता है और यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, आप खरीद बेच सकते हैं, ठीक है, तो उसको शेयर मार्केट बोलते हैं। इफ शेयर और डिवेंचर ऑफ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज और न्यू सिक्योरिटीज ऑफ इशू ऑफ बॉन्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर आर सोल्ड और परचेज इन दिस कैपिटल मार्केट, देन द मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी कैपिटल मार्केट। तो पहली बार जो कंपनी का शेयर जहां पे खरीदा बेचा जाता है, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे पब्लिक का हो, चाहे बॉन्ड बेचा जा रहा है, चाहे पब्लिक सेक्टर का हो, पहली बार अगर किया जा रहा है किसी कैपिटल मार्केट में पहली बार, तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। लेकिन जब वो मार्केट में आ गया, बिक गया एक बार और मार्केट में आ गया, यानी शेयर मार्केट में अभी हमने खरीद लिया था, हमारे पास कहाँ है, तो मेरे डीमेट अकाउंट में है, अब मैं उसको जब चाहूंगा तब बेच दूंगा। तो कहाँ मैं बेचूंगा, वो सेकेंडरी मार्केट में बेचूंगा, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जहां पे हम लोग एक्सचेंज करते हैं किस चीज का, स्टॉक का, यानी कि इक्विटी का, यानी कि शेयर का। सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड गिल्ड एज्ड मार्केट, जहां पे ट्रांजेक्शन होता है। पहले वाला में अलॉटमेंट होता है, इसमें ट्रांजेक्शन होता है, जो मैं पहले बताया। मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनीज, रिस्क कैपिटल एटसेट्रा कलेक्ट एंड इन्वेस्ट पब्लिक मनी इनटू द कैपिटल मार्केट। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूशन। यूटीआई तो अब रहा नहीं, एक्सिस बैंक बन गया। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। वीडियो हमारा गैप हो जा रहा है, वो मतलब मेरी मजबूरी है कि हम लोग इधर एक जगह फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हमारा ट्रेनिंग अभी पूरा होने वाला है। जॉब के स्विच ओवर की वजह से सारा कुछ हो रहा है, मेरा ट्रेनिंग अभी पूरा होने वाला है, तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक जगह स्थिर फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद कोई परेशानी नहीं आने वाली है, और वीडियो कंटिन्यूअस बेसिस से मिलते रहेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बने रहिए, क्योंकि आपको मेन से भी बहुत फायदा होने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।